Hello everyone, I am Siddharth Shankar Roy. Today we will discuss a very interesting topic, equilibrium of body. So इसके बारे में हमारा जो कॉन्सेप्ट है आज हम इसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक सा चीज़ है जो हर सिविल इंजीनियर और एनी टाइप ऑफ मतलब वो मैकेनिकल के हो, मेट्रोलॉजी के हो, कोई भी ब्रांच के हो, उनको इक्विलिब्रियम के बारे में कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए हमेशा। इसलिए चलिए जान लेते हैं। इक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ रेस्ट और बैलेंस ड्यू टू द इक्वल एक्शन ऑफ अपोजिंग फोर्सेस और मोमेंट्स। सो ये डेफिनेशन क्या कह रहा है कि ये स्टेट ऑफ रेस्ट और बैलेंस किसके लिए, ड्यू टू द एक्शन ऑफ अपोजिंग फोर्सेस और मोमेंट्स, मतलब ये जो फोर्सेस हो गए और जो आपका मोमेंट हो गए वो अपोज कर रहे होंगे ईच अदर को। दे शुड अपोज ईच अदर, दे शुड नॉट एक्ट इन एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन, अदरवाइज द बॉडी विल मूव इन दैट डायरेक्शन, सो दिस विल नॉट इन इक्विलिब्रियम। सो यहाँ पे देखिए डायग्राम को, ये एक अनबैलेंस सीसॉ है। यहाँ पे एक आप देख रहे हैं इसका साइज बड़ा है इसलिए ज़्यादा वेट होगा इसका, मतलब वेट भी एक फोर्स है। फोर्स क्या है, मोमेंट क्या है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है इसी चैनल में मेरा, आप उससे पहले देख सकते हैं। मैं वीडियो के अंत में उसका लिंक दे दूँगा। अभी ये देखिए छोटे वाला है, ये छोटा जो है उसका वेट ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अगर ये नीचे आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो इसको हम इक्विलिब्रियम नहीं बोल सकते। यू कैनॉट से दिस seesaw is in equilibrium because weight of A is greater than weight of B। अब ये सेकेंड कंडीशन देख लीजिए, ये दोनों का वेट सेम है, यहाँ पे लिखा हुआ है weight of A is equal to weight of B, ये बैलेंस्ड है। ठीक है, ये हो गया। ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है यहाँ पे स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ये असल में स्टैटिक होता क्या है हम बाद में देखेंगे। अभी सिर्फ इतना देखिए, यहाँ पे जितना वेट लग रहा है, मतलब यहाँ पे जो भी फोर्स है, वेट भी एक तरह का फोर्स ही है, m × g, यहाँ पे उतना ही लग रहा है। इसलिए ये क्या कर रहा है, ये नीचे की ओर आ रहा है, ये फोर्स जो है वो नीचे की ओर आ रहा है। आप बोलेंगे कि अगर ये दोनों फोर्स नीचे की ओर आ रहा है तो ये तो फिर डेफिनेशन के हिसाब से एक सही नहीं हो रहा है, मतलब ये तो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है नीचे की ओर। आप यहाँ देखिए, ये जो है ना, ये नॉर्मल रिएक्शन दे रहा होगा यहाँ पे। नॉर्मल रिएक्शन मतलब एवरी एक्शन हैज सेम एंड अपोजिट रिएक्शन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ। सो उसके हिसाब से अगर यहाँ ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है, ये दोनों यहाँ नीचे से ऊपर भी उसके सेम मैग्नीट्यूड में लग रहा होगा यहाँ पे, इसको नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। इसकी वजह से ये बॉडी स्टेबल है, अदरवाइज ये नीचे चला जाता। द 3 कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का जो है ये 3 कंडीशंस है मैथमेटिकली। समेशन, ये समेशन का सिंबल है, आप जानते होंगे, समेशन ऑफ H इक्वल टू 0, मतलब एज क्या हो गया आपका, हॉराइजॉन्टल फोर्स मस्ट बी 0। हॉराइजॉन्टल मतलब इस टाइप का, मतलब इस डायरेक्शन में हो सकता है, या ये लेफ्ट टू राइट है, राइट से लेफ्ट भी हो सकता है। वर्टिकल इज इक्वल 0, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस मस्ट बी 0, मतलब नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जो फोर्स है वो वर्टिकल होता है, वर्टिकल फोर्स, सो इसलिए वो भी 0 होना चाहिए। समेशन ऑफ ऑल मोमेंट्स 0, सो ये हो गया मोमेंट। ये क्लॉकवाइज है, काउंटर क्लॉकवाइज भी हो सकता है, सो उसका समेशन जो है उस 0 होना चाहिए। मतलब ये 3 टाइप का ही आपका फोर्स आप लोड लगा सकते हो। ठीक है, तो उसका इफेक्ट जो है वो 0 होना चाहिए। ये जो समेशन ऑफ H इक्वल 0, V इक्वल 0, M इक्वल 0, इसका मतलब वही है। अभी देख लीजिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे एक मास रखा हुआ है, यहाँ पे मान लीजिए एक सरफेस है, हॉराइजॉन्टल सरफेस, तो इसमें क्या होगा, इसका मास है, इस पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, इसलिए इसका वेट आ जाएगा mg, ये नीचे की ओर रहेगा। फिर क्या होगा, एवरी रिएक्शन है सेम एंड अपोजिट रिएक्शन, तो यहाँ से एक नॉर्मल रिएक्शन भी सेम मैग्नीट्यूड का लगेगा, मतलब ये जो n है, दिस n इज इक्वल टू वेट w व्हिच इज इक्वल टू mg। इसके बाद ही हम बोल सकते हैं कि हाँ ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है। तो ये जो मास हो गया, इसके साथ एक्सेलरेशन, अगर हम ग्रेविटी का एक्सेलरेशन जो होता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसको मल्टीप्लाई करने से वो वेट हो जाता है। वेट भी एक तरह का फोर्स ही है जो कि हमेशा डाउनवर्ड लगता है, हमेशा, क्योंकि वेट हमेशा डाउनवर्ड रहता है ये। ठीक है,
नॉर्मल रिएक्शन जो होता है वो हमेशा वेट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। अभी देखिए, हाँ ये वाला जो है था यहाँ पे, ये इसका मतलब क्या है, इस डायग्राम का मतलब ये नीचे की ओर जितना आ रहा है ऊपर भी उतना ही जा रहा है, इसलिए इक्विलिब्रियम में है, मतलब समेशन ऑफ v इज इक्वल टू 0 हो रहा है। यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल लोड है ही नहीं या फिर कोई मोमेंट भी नहीं है। समझ गए ना, ये सेकंड कंडीशन के लिए है। फिर ये देखिए यहाँ पे एक बॉडी रखा हुआ है एक सरफेस पे, तो वेट नॉर्मल रिएक्शन ये तो कांस्टेंट है, ये तो लगेगा ही, ये लग रहा है। ये जो येलो वाला है इसमें मैं एक लोड दे रहा हूँ लेफ्ट से राइट, तो अगर मैं यहाँ से राइट से लेफ्ट इस डायरेक्शन में एक दूंगा सेम मैग्नीट्यूड का, मतलब P ये हो गया, ये भी वही P है, फिर ये बॉडी स्टेबल रहेगा, मतलब इक्विलिब्रियम में रहेगा। वरना क्या होगा, अगर मैं ये फोर्स हटा दूं यहाँ से तो ये इधर चला जाएगा, अगर मैं ये फोर्स हटा दूं तो ये लेफ्ट से राइट की ओर चला जाएगा, तो उसको हम इक्विलिब्रियम नहीं बोल सकते। वहाँ पे क्या होगा, समेशन ऑफ एच हॉरिजॉन्टल मोमेंट जो फोर्स होता है, सॉरी मोमेंट नहीं फोर्स, समेशन ऑफ एच नॉट इज इक्वल 0 हो जाएगा अगर इनमें से कोई एक नहीं होगा। ये दो हैं तो ये जो भी है, ये लेफ्ट से राइट आ रहा है मतलब ये पॉजिटिव है, ये राइट से लेफ्ट आ रहा है इसको हम नेगेटिव लेते हैं, तो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, अमाउंट है सेम, तो इसका ये रिजल्ट 0 हो गया। तो ये हो गया समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू 0। सो ये हमारा पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे वर्टिकल तो 0 हो ही रहा है आप जानते हैं, तो इसलिए दोनों कंडीशन में ये इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई कर रहा है। अभी देख लीजिए तीसरा कंडीशन जो है, समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल 0, ये है ना, समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल 0, ये कैसे होता है, फोर्स क्या है मोमेंट क्या है उसके बारे में कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लीजिए, मेरा वीडियो है उसको देख लीजिए, फिर आएंगे यहाँ पे मोमेंट। यहाँ पे एक बच्चा बैठा हुआ है, यहाँ पे एक बच्चा बैठा हुआ है, 50 न्यूटन इन दोनों का सेम ही वेट आ रहा है, ठीक है। ये जो शीशा है यहाँ पे डिस्टेंस 10 फीट है, यहाँ पे डिस्टेंस 10 फीट है, ये पाइवट पॉइंट है, ये लोड नहीं है, ये दिखा रहा है कि ये पाइवट पॉइंट है, ये जो ट्रायंगल है। सो द फोर्स एंड द डिस्टेंस आर द सेम इन बोथ द साइड। सो फोर्स इनटू डिस्टेंस ही तो मोमेंट होता है। ये जो डिस्टेंस हो गया ये लीवर आर्म है, यहाँ से मोमेंट हमें लेना है क्योंकि मोमेंट तो यहाँ है, यहाँ पर ही हो रहा है। सो ये 10 इंटू 50 जो भी आएगा, ये 50 ये रहा 10, इसको मल्टीप्लाई करने से सेम आएगा। पर ये देखिए इसका डायरेक्शन अपोजिट है, ये इधर घुमा रहा है, मतलब ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये जो मोमेंट है ये इस तरफ से आएगा, यहाँ इधर क्लॉकवाइज हो गया, इसलिए ये पॉजिटिव हुआ तो ये नेगेटिव हो गया। अभी समेशन ऑफ मोमेंट फिर हो गया 0। सो यहाँ पे ये हम बोल सकते हैं ये हमारा थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। इसमें कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स लग नहीं रहा है, सिर्फ क्या है वर्टिकल फोर्स है, ये रहा इधर, ये इधर, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है। फिर अगर हम मोमेंट के बारे में कंसीडर करें, देखें कि हमारा थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं, यहाँ पे हम मोमेंट निकाल सकते हैं। मोमेंट कैसे निकाला जाता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये इसका डायरेक्शन उल्टा है, इसका डायरेक्शन दूसरी तरफ है, मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंट क्रिएट करेंगे तो फिर मोमेंट भी बैलेंस हो जाएगा। ये हो गया तीसरा कंडीशन, समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0। अभी हम चलते हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम के ऊपर। सो बेसिक से पहले 2 टाइप का है ये मैकेनिक्स में, स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, डायनामिक इक्विलिब्रियम है। इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है सब में, इसलिए इसको फंडामेंटली सुन लो पहले क्या है, फिर इसको दिमाग में बिल्कुल उतार लेना, कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं है याद रखने में, बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन मैंने बना दिया है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम ऑल्सो नोन एज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, इसको मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी बोला जाता है। स्टैटिक जो है उसको मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी बोला जाता है। मीन्स द नेट फोर्स एंड द मोमेंट एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज 0, ये तो हो गया इक्विलिब्रियम का। बट यहीं से मैटर असली आरंभ होता है, व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, मतलब बॉडी जो है वो रेस्ट में होगा, मतलब वो मोशन में नहीं होगा। आप बोलेंगे सर मोशन में होगा तो इक्विलिब्रियम में कैसे होगा, है उसको डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अगर कंटिन्यू कर रहा है बॉडी एक पर्टिकुलर मोशन में, अनचेंज्ड मोशन,
मतलब उस पर फोर्स तो लग रहा होगा, पर उसका मोशन जो है उसका ना डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा, ना ही उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा होगा, तभी हम बोलेंगे उसको डायनामिक इक्विलिब्रियम। इस पे हम बाद में आते हैं, पहले ये अच्छे से समझ लीजिए। स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो है वही मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है, मीन्स द नेट फोर्स एंड मोमेंट, मतलब जो समीशन ऑफ एच हो गया, भी हो गया वो जीरो, मोमेंट जो हो गया समीशन ऑफ एम वो भी जीरो होगा, ऑन ए बॉडी जीरो व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। इससे ज़्यादा अच्छा डेफिनेशन आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। अभी डायनामिक इक्विलिब्रियम देख लीजिए, इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है सबका, मैं जानता हूँ। सो क्या हो गया यहाँ पे, डायनामिक इक्विलिब्रियम इज द स्टेडी स्टेट ऑफ मोशन। स्टेडी स्टेट ऑफ मोशन मतलब कंटिन्यूइंग, बॉडी विल कंटिन्यू ऑन दैट मोशन ओनली। सो ये हो गया स्टेडी, मतलब वो अनस्टेडी नहीं होता, मतलब उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता या फिर उसमें वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता, उसका मोशन जो है वो कंटिन्यू रहता है स्टेडी स्टेट में। व्हेयर द सम ऑफ फोर्सेस एंड मोमेंट्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो, मतलब उस टाइम पे भी अगर कोई फोर्स लग रहा है बॉडी के ऊपर तो उसका भी वही होगा, समीशन ऑफ भी समीशन ऑफ एच इज इक्वल टू जीरो, समीशन ऑफ एम इज इक्वल टू जीरो। बट यहाँ पे डिफरेंस ये हो गया, यहाँ पे स्टैटिक में बॉडी था रेस्ट में, डायनामिक में बॉडी होता है मोशन में। तो इसका एग्जाम्पल जब हम देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी उसके बारे में जानने को, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा डेफिनेशन में, तो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको, आप लिख लीजिए नोट में, ठीक है। अभी एग्जाम्पल देखिए, ये बॉडी जो हो गया, इसको हम एक कार ले लेते हैं। मान लीजिए आप अपने कार में बैठे हैं, गाड़ी स्टार्ट अभी तक किए नहीं हो आप, तो क्या होगा, वेट लगेगा नीचे, नॉर्मल रिएक्शन आएगा, न्यूटन्स लॉ ये सब जानते हैं, समीशन ऑफ v इक्वल टू जीरो हो गया। ये हो गया आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। चलिए इसको तो आप समझ रहे होंगे सब। गाड़ी यहाँ पे चल नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, मैंने एक ये क्लिप एक मतलब डाल दिया है यहाँ पे आपको समझने के लिए। आपका गाड़ी का भी स्कीड तो हुआ ही होगा, मतलब जब आप ब्रेक लगा रहे होंगे, ब्रेक तो लग गया होगा पर गाड़ी फिर भी बढ़ा चला जा रहा होगा, कहीं पे ऐसे टकरा भी गया होगा, कभी कभी किसी, भगवान करे किसी के साथ ना हुआ हो, पर अगर हुआ है या फिर आप देखे हो, फिर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, ये डायग्राम देखिए। अभी ये जो फोर्स है ये अप्लाइड फोर्स है, मतलब व्हील से आप गाड़ी को आगे ले जा रहे हो, दिस व्हीकल इज इन मोशन, ओके। तो ये जो वेलोसिटी है ये कांस्टेंट है, यहाँ पे देखिए मान लीजिए 50 kmph में आप जा रहे हो, ठीक है। ये जो नॉर्मल, ये जो 4n लिखा हुआ है ना, ये चारों व्हील्स पे जो नॉर्मल रिएक्शन है, हमारा बॉडी जो है इसका वेट आएगा, तो न्यूटन के लॉ के हिसाब से नॉर्मल रिएक्शन भी आएगा। तो ये चारों इसको डिवाइड कर दिया गया है, मतलब ये नॉर्मल रिएक्शन n ही है। ये मतलब ये नहीं करने लगा कि ये चारों 4n हो गया, मतलब n प्लस n प्लस n प्लस n, नो, इस सिम्बोलाइज किया गया है ये एक n ही है, बट ये चारों व्हील्स पे लगेगा क्योंकि चारों जगह पर बॉडी ने टच किया है ग्राउंड को ना, इसलिए ऐसा दिखाया गया है। अभी ये यहाँ से अपोज कर रहा है क्या, फ्रिक्शन। ये जो स्मॉल एफ है ये फ्रिक्शन होता है। कौन सा फ्रिक्शन होता है, ये व्हील पे फ्रिक्शन लगता है रोड का, और एक फोर्स यहाँ पे काम करता है, वो होता है विंड रेजिस्टेंस, उसको भी हम फ्रिक्शन में ले लेते हैं। तो ये यहाँ पे दो फोर्स हो गए जो अपोज कर रहे हैं किसको, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स हो गया जो आप अप्लाई कर रहे हो आपके इंजन के थ्रू, मतलब गाड़ी को आप एक्सेलरेट कर रहे हो तो इंजन फोर्स जनरेट करता है, वो हो गया आपका ये वाला फोर्स। अपोज कौन करता है, विंड रेजिस्टेंस आपको अपोज करता है, यहाँ पे फ्रिक्शन जो हो लगता है व्हील पे वो आपको अपोज करता है। ये दोनों हो गए ये स्मॉल एफ, ठीक है। यहाँ पे वेट हो गया नीचे की ओर, मतलब वर्टिकल फोर्स, उसको अपोज कौन करता है, मतलब बैलेंस कौन करता है, ये नॉर्मल रिएक्शन। अभी यहाँ पे समीशन ऑफ एच समीशन ऑफ बी जीरो हो जाता है कभी कभी, मतलब हमेशा ये ज़्यादा रहता है, इसलिए तो आपका गाड़ी मूव करता है ना। मान लीजिए कहीं पे आपने किसी को देख लिया, आपको ब्रेक लगाना पड़ा, मतलब इसको तो आपने घटा दिया, इसको घटा दिया, घटाने से बाद क्या होगा, ये फोर्स एक स्टेज आएगा जहाँ पे यहाँ पे इसके साथ ये सेम हो जाएगा, मतलब ये जो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो जीरो हो जाएगा, पर फिर भी गाड़ी जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी में जाता रहेगा, जैसे यहाँ पे डायग्राम पे हो रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है दिस इज ड्यू टू इनर्शिया,
तो इसलिए इनर्शिया को हम कभी कभी फोर्स नहीं बोल सकते, कभी कभी ये बोल देते हैं लोग कि ये इनर्शिया फोर्स है। नहीं, इनर्शिया अगर एक फोर्स होता तो यहाँ पे फिर अप्लाइड फोर्स में उसका ऐड करके हम यहाँ पे लेते। इनर्शिया जो होता है वो बॉडी का टेंडेंसी होता है न्यूटन के लॉ के हिसाब से कि वो अपने पोजीशन, वेलोसिटी, डायरेक्शन मेंटेन करे। इसी वजह से क्या होता है, कभी कभी स्कीडिंग होता है। वो जो स्कीडिंग होता है उसका वेलोसिटी हाँ धीरे धीरे जाके आगे कम हो जाता है, क्योंकि ये फ्रिक्शन बढ़ जाता है आपका, यहाँ ये घटता हुआ जाता है, फिर ये फ्रिक्शन बढ़ता हुआ जाता है, फिर गाड़ी यहाँ पे आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम में आ जाता है, मतलब स्टॉप हो जाता है कहीं पे जाके। पर वो जो बीच में जितना भी समय ये स्कीड कर रहा होता है वो आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम है, मतलब उसका वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी में गाड़ी कुछ डिस्टेंस तक आगे खिसक जाता है। ठीक है, अच्छा आप बोलोगे सर अगर मैं कांस्टेंट वेलोसिटी में 50 kmph में ही जा रहा हूँ गाड़ी में, तो फिर वो क्या हो गया, वो होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? आप अगर 50 वेलोसिटी में कॉन्स्टेंटली आप जा रहे हो, वो क्या होता है, ये जो फोर्स होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए गाड़ी मूव कर रहा होता है आगे की ओर। मतलब ये भी वहाँ पे एक्ट करता है, पर ये बहुत कम होता है इसके कंपैरिजन में, इसलिए गाड़ी आगे जा पाती है। तो इसलिए आप वहाँ पे नहीं बोल सकते कि अगर मैं कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा हूँ तो मेरा गाड़ी इक्विलिब्रियम पे है, नहीं हो सकता। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे क्या होता है, आपका ये जो हो गया ये बैलेंस हो गया, पर फिर भी गाड़ी आगे मूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसका कॉज ये नहीं है, उसका कॉज है इनर्शिया, इसलिए ये आपका हो गया डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक वर्ड आ गया मतलब वेलोसिटी में मोशन, द स्टडी ऑफ मोशन। चलिए और ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम को सही से समझने के लिए। ये एक रेन ड्रॉप है, मतलब वो आसमान से गिरता है ना, बूंदे, बारिश के बूंदे, ये रहा। तो इससे क्या होता है, देखिए पहले इस बूंदे का तो जो बारिश का जो रेन ड्रॉप है उसका वेट होगा, उसका कुछ मास होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा होगा, तो वो फोर्स नीचे की ओर है। ठीक है, ऊपर की ओर क्या लग रहा है, ये एक स्टोक्स फोर्स एक है, स्टोक्स फोर्स। दिस इज ड्यू टू द स्टोक्स लॉ। अगर आप पढ़े होंगे तो फिर आप जान पाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर तो एक दूसरा वीडियो फिर बनाना पड़ेगा। स्टोक्स लॉ जो है वो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, वो लुब्रिकेशन के ऊपर है, विस्कोसिटी के ऊपर। सो आप इतना याद रखिए, स्टोक्स फोर्स एक है, वो नीचे से ऊपर की ओर रहता है। और क्या रहता है, ये तो ड्रैग ड्यू टू एयर, ये तो सब समझ रहे होंगे, बस इसको याद रखिए कि एक स्टोक्स फोर्स भी है जो ऊपर, नीचे से ऊपर की ओर लगता है जब रेन ड्रॉप नीचे गिर रहा होता है। सो ये जो ड्रैग हो गया, आप देखिए यहाँ पे इसे ये जा रहा है ड्रैग होके, मतलब ये ऊपर की ओर जा रहा है। कौन सा ड्रैग? ड्यू टू एयर। ये हो गया स्टोक्स फोर्स। अब यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये तो एयर में है, ये तो मतलब भूमि को टच नहीं किया है, ठीक है, अर्थ को टच नहीं किया है, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन नहीं आएगा। उसकी जगह पर ये होता है, ये स्टोक्स फोर्स होता है, ड्रैग ड्यू टू एयर, ये नीचे से ऊपर की ओर जाता है। कभी कभी क्या होता है, ये जो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है जो वेट है ना, दिस फोर्स इज समहाउ इक्वेट्स विद दिस, देन एट दैट टाइम क्या होता है, आप सोचेंगे कि अगर ये इक्वल हो गया, मतलब ये जीरो हो जाएगा समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स, तो फिर जो बूंदे हैं, बारिश के बूंदे, वो नीचे ही नहीं आएंगे। नहीं, तब भी वो नीचे आते रहते हैं। क्यों? किसके लिए? दिमाग में आ रहा है किसके लिए होगा? ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया जो है वो एक इनहेरेंट फोर्स है, मतलब फोर्स नहीं बोल सकते, इनहेरेंट आपका एजेंट है जो उसके अंदर रहता ही है। इसलिए अगर फोर्स जो है, नेट फोर्स जो है वो जीरो हो भी जाता है, तब भी बूंदे नीचे आते रहते, वरना ये तो ऊपर ही रह जाते हैं हमेशा के लिए, नहीं रहते। क्यों? क्योंकि इनर्शिया फोर्स जो होता है वो आपका, वो जो बूंदे होते हैं बारिश के, वो नीचे ले आता है। सो ये हो गया आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम का सबसे अच्छा एग्जाम्पल। इससे ज़्यादा अच्छा तो किसी बुक में भी नहीं होगा। चलिए, आशा करता हूँ कि ये जो इक्विलिब्रियम है आप इसके बारे में जान गए होंगे सही से। अभी एक दूसरा टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम मैंने यहाँ पे लिखा है, ये एक दूसरा कैटेगरी में टाइप्स है इसका, मतलब इसका ये हो गया स्टेबल, अनस्टेबल,
एक हो गया न्यूट्रल। ये 3 टाइप में फिर से इसको डिवाइड किया गया है, किसको, इक्विलिब्रियम को। आपको पूछा जा सकता है कि टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, आप स्टैटिक या डायनामिक लिख सकते हैं, बेसिस ऑफ मैकेनिक्स। ये हो गया दूसरे क्लास, ये क्लासिफिकेशन टाइप का है। चलिए स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, अनस्टेबल क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज इन इक्विलिब्रियम बिफोर, मतलब पहले से इक्विलिब्रियम में होगा, इफ इट रीगेन्स इट्स पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट, देन ऑब्जेक्ट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, क्या समझ में नहीं आया। एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज इन इक्विलिब्रियम बिफोर, मतलब पहले से वो इक्विलिब्रियम में होगा। इफ इट रीगेन्स इट्स पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, अगर ये अपना जो पोजीशन है उसको फिर से एक्वायर कर लेता है आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट, अगर हम बाहर से कोई बल उस पर दे, देन द ऑब्जेक्ट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम ये हो गया कि अगर पहले से बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा, हम उसको डिस्टर्ब करें एक्सटर्नल फोर्स दे के, फिर वो अपना पोजीशन जो है वो वापस ले लेता है, रीगेन्स इट्स पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तभी हम बोलेंगे कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पे है। अनस्टेबल क्या हो जाएगा, नहीं आएगा। और क्या है, an object which is in equilibrium before, if it cannot regains, यही तो हो गया ना, cannot regains its position of equilibrium after application of external force on it, then object is in unstable equilibrium, तभी हम बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। इसको हम डायग्रामेटिकली अच्छे से समझ लेंगे। ये हो गया सिंपल सा डेफिनेशन, याद रखने के लिए भी बहुत अच्छा है, मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है और बिल्कुल सही है, कोई इसको काट नहीं सकता कि ये गलत बोल रहे हो आप, नहीं, बिल्कुल सही है। यहाँ पे तीसरा नंबर का आ गया आपका न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये क्या हो गया, एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज इन इक्विलिब्रियम बिफोर, बिल्कुल सिंपल सा, आप एक डेफिनेशन याद कर लीजिए, बाकी अपने आप याद रह जाएगा। इफ इट मेंटेन्स इट्स कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये थोड़ा अलग है, इफ इट मेंटेन्स इट्स कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट बट नॉट एट द सेम पोजिशन एज बिफोर, मतलब वो अपने जगह से हिल जाएगा पर तभी वो इक्विलिब्रियम का कंडीशन जो है उसको मेंटेन करेगा। देन द ऑब्जेक्ट इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, मतलब अपने जगह से हिल जाएगा पर फिर वापस इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, तभी हम इसको न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। तो डायग्राम आप देख लोगे तो सही से समझ लोगे। अभी ये हो गया सिर्फ डेफिनेशन। चलिए पहला हमारा था स्टेबल। ये देखिए, अगर इस तरह का कोई कर्व है, मान लीजिए कप के अंदर कोई बॉल आपने रख दिया, अब जो चाय का कप है उसमें, फिर ये बॉल जो है ये इक्विलिब्रियम में होगा। अभी मैं थोड़ा ऊपर इसको ले आऊँगा, मतलब डिस्टर्ब करूँगा, फिर छोड़ूंगा, क्या होगा, ये ऐसे 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 होके कुछ टाइम पे फिर इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। तो ये हो गया स्टेबल। यहाँ पे देखिए अनस्टेबल क्या होगा, उस कप को उल्टा कर दीजिए, मतलब चाय का कप है जो, उसको उल्टा कर दीजिए। अब थोड़ा इधर खिसका होगा तो क्या होगा, ये गिर जाएगा, मतलब वो वापस इक्विलिब्रियम में आएगा नहीं। तो ये हो गया आपका अनस्टेबल, मतलब कॉन्केविटी हो गया, उसके अंदर कोई बॉल है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। कन्वेक्सिटी हो गया, तो फिर उसके ऊपर अगर किसी बॉल को हमने रखा है पहले से, अगर वो इक्विलिब्रियम में है मतलब स्टेबल था, फिर थोड़ा ही डिस्टर्ब करने से वो वापस कभी यहाँ पे नहीं आएगा, मतलब ये नीचे गिर जाएगा। ये क्या होगा, ऊपर लेके छोड़ देने से ऐसे ऐसे होके आ जाएगा, पर ये नहीं आएगा, ये गया, मतलब वापस लेके ऐसे आना पड़ेगा हमें वापस फिर से, वो तो नहीं होता ना, मतलब एक बार डिस्टॉर्ट हो गया तो इसका मेंटेन नहीं करेगा ऑटोमेटिकली अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अभी न्यूट्रल 3 नंबर वाला, ये वाला क्या है, मेंटेन्स कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आफ्टर एप्लीकेशन बट एट सम डिस्टेंस, मतलब क्या होगा, अगर मैं इसको थोड़ा धक्का दूं, ये यहाँ नहीं आ सकता, पर हो सकता है थोड़ा आगे जाके यहाँ पे रुक जाए, यहाँ पे आपका पोजीशन चेंज हो जाए उसका, पर वो फिर से इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, देन इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसका डायग्राम ड्रॉ करना, आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, फिर जब जस्ट आप कॉन्केव ऐसे याद रखिए, कॉन्केव, कन्वेक्स, स्ट्रेट लाइन, बॉल तीनों में रख दीजिए, हो गया। कॉन्केव स्टेबल, कन्वेक्स गिर जाता है अनस्टेबल, स्ट्रेट लाइन हो गया, अगर धक्का दूं बॉल थोड़ा आगे जाके रुक जाता है, न्यूट्रल। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं
असल में बेसिक जो इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट है उसको ज़्यादा अच्छे से आपके पास रिप्रेजेंट करने के लिए कोशिश करता हूँ। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लग रहा होगा। मेरे वीडियो में चैनल में और भी वीडियो है बेसिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स क्या है, स्ट्रेस प्रेशर के बीच में डिफरेंस क्या है, माइल्ड स्टील का जो कर्व है वो कैसे ड्रॉ करें, ये सब आप देख सकते हो। थैंक यू।